ISPCS के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल से इस प्लेटफॉर्म पे एक नई सीरीज़ शुरू हुई है ज्योग्राफी की, जिसकी एक क्लास कल हम लोग कर चुके हैं। तो आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस भी आपको मिली होंगी उसमें। ठीक है, उसको अच्छे से आपने क्लास किया होगा, नोट्स बनाया होगा। तो आज जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है भारतीय मानक समय, ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो उससे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि देशांतर रेखा क्या होती है। ये लिखा है ना एक पॉइंट, देशांतर रेखा। तो देखिए, देशांतर रेखा के लिए अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें, ग्लोब की बात करें, तो ग्लोब पे ये मान लीजिए, ठीक है, पृथ्वी है, ग्लोब है। तो ग्लोब पे ये हो जाता है हमारा नॉर्थ पोल और ये हो जाता है हमारा साउथ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उन्हीं को कहते हैं देशांतर रेखा। ठीक, ऐसे जो ग्लोब पे खींची जाती हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उन्हीं को देशांतर रेखा कहते हैं। तो इस तरीके की टोटल 360 रेखाएं होती हैं। ठीक, इधर 180 होती हैं और इधर 180 होती हैं, टोटल 360 रेखाएं होती हैं। ठीक, तो जो 0 डिग्री वाला होता है, ठीक, इन सबको कहते हैं देशांतर। ठीक, पहले इसको समझ लीजिए, इन सभी को कहते हैं देशांतर। अब इसमें जो भी, ये मान लीजिए पृथ्वी, ये अगर हम लोग बीच से एक पार्टीशन कर दें तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। इधर वाली जितनी भी रेखाएं होंगी उनको कहेंगे पश्चिमी देशांतर, क्योंकि पश्चिम में है, उनको कहेंगे पश्चिमी देशांतर। और इधर वाली जितनी भी लाइन है 180, इनको कहेंगे पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो अगर हम लोग अपने भारत की बात करें तो हमारा भारत कहाँ पे है? हमारा भारत, अगर मान लीजिए इसको भी ऐसे बना दें तो हमारा भारत यहाँ पे है ना, कल हमने बताया था। ठीक, उत्तर पूर्व में है, तो हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक, तो अगर हम लोग भारत के मानक समय की बात करें, मतलब मानक समय वो होता है जहाँ से टाइम जो है वो निर्धारित किया जाता है, उस रेखा को मानकर जो समय है उसको निर्धारित किया जाता है। ठीक, तो अगर पूरे देश की बात करें तो वहाँ का टाइम तो निर्धारित होता है यहाँ से 0 डिग्री से, 0 डिग्री देशांतर से। इस 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं ग्रीनविच। ठीक, ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा कहेंगे या तो ग्रीनविच कहेंगे। ग्रीनविच क्यों कहते हैं? क्योंकि लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से गुजरती है ये वाली रेखा 0 डिग्री वाली, इसलिए इसको कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ठीक, तो पूरे विश्व के जब टाइम का निर्धारण होता है तो यहाँ से होता है। ठीक, लेकिन अपने अपने देश का भी, सबका, सारे देश का अपना अपना मानक समय है। कुछ देशों के पास एक मानक समय है। ठीक, कुछ देशों के पास, जैसे जो बड़े बड़े, जैसे रशिया हो गया, ठीक है, USA, कनाडा, इन सब के पास एक से ज़्यादा मानक समय है। उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग भारत की अगर बात करें तो जो भारत का भारतीय मानक समय है या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो किसको माना गया है? वो माना गया है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को। ठीक, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना जाता है। कहाँ से गुजरती है ये? तो ये प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। जैसे जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, वैसे ही जो हमारा भारत का भारतीय मानक समय वाली रेखा है वो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है और कुल 5 राज्यों से गुजरती है। कल मैंने बताया था इसको, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अब हमें टाइम निर्धारण करना है। ठीक, और किसके रिस्पेक्ट में करना है? ग्रीनविच के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम लोग ग्रीनविच से भारतीय मानक समय की तुलना करें तो जो ग्रीनविच से हमारा भारतीय मानक समय है वो 5.5 घंटा आगे है। अब कैसे आगे है? ठीक, रटने से तो काम चलना नहीं है। देखिए कैसे आगे है 5.5 घंटा। देखिए, जैसे ये हमारा मान लीजिए ग्लोब है, ठीक, पृथ्वी है। अगर हम पृथ्वी पे, ये हमारा 0 डिग्री है, 0 डिग्री से अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे, पूर्व की तरफ 1-1 डिग्री बढ़ेंगे, पूर्व की तरफ 1-1 डिग्री बढ़ेंगे, ठीक है, तो 4 मिनट बढ़ता जाएगा, 4 मिनट की बढ़ोतरी होगी पूर्व की तरफ बढ़ने पे। और पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 4 मिनट कम हो जाएगा,
4 मिनट माइनस हो जाएगा। अगर हम लोग अपने ग्लोब पे देखें तो हम ये देखेंगे कि अगर यहाँ पे लंदन है तो हमारा भारत यहाँ पे कहीं है ना, पूर्व में स्थित है। तो अगर हम देखेंगे तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो क्या माना गया है, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक। और 1 डिग्री पे कितने मिनट की बढ़ोतरी हो रही है, 4 मिनट की, ठीक। 1 डिग्री पे अगर 4 मिनट की बढ़ोतरी हो रही है तो 82 डिग्री पे 328 मिनट की बढ़ोतरी होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 82 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 82 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 328 आ जाएगा मिनट। और ये 30 मिनट है, मतलब कि 30 मिनट जो होगा वो बराबर होगा 1/2 डिग्री के। 1/2 डिग्री का मतलब है कि 4 मिनट को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना बच गया, 2 मिनट। तो इसके लिए तो आया था कितना, इसकी जो वैल्यू आई थी, इसकी वैल्यू आई थी 328 मिनट, और इस 30 वाले की वैल्यू आ गई 2 मिनट। तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 330 मिनट। अब हमको मिनट में तो चाहिए नहीं, हमको घंटे में चाहिए। तो घंटे के लिए हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 60 से डिवाइड करेंगे, इससे ये कैंसिल करके, ठीक है, 6 5 = 30, फिर 6 5 = 30, तो कितना आएगा, 5.5 घंटा, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि जो मानक समय रेखा है भारत की, वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा कैसे आगे है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैपिंग वगैरह के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि कौन कौन से जो राज्य हैं भारत के, कौन कौन से राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, या पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, ठीक है, या चाइना से सीमा साझा करते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक। तो इसके लिए मैप में पहले इसको देख लीजिए, फिर मैप भी दिखा दिया जाएगा। देखिए, बांग्लादेश से अगर हम लोग बात करें तो बांग्लादेश से कौन कौन सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक। चाइना की बात करें तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, टोटल 6, इसमें टोटल 5। उसके बाद अगर हम लोग बात करें किसकी, पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। नेपाल की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यही हमें इसी का एग्ज़ाम देना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल और सिक्किम, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन सारे, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है भारत का, ठीक, ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो किससे सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान से करता है कि बांग्लादेश से, ठीक है, कि चाइना से, कि नेपाल से। तो ये आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद म्यांमार की बात करें, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक, अगर ये पूछा जाए कि म्यांमार अपनी सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। मिज़ोरम, मणिपुर और नागालैंड, तो म्यांमार इन सब के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ साझा करता है, ठीक है। फिर भूटान को देखिए तो पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। और अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक किससे, लद्दाख से। अब पहले इसको हम लोग मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैप कहाँ गया, ये है। देखिए, अगर हम लोग अफ़गानिस्तान की बात करेंगे तो हमारा जो अफ़गानिस्तान है, ये देखिए, एक मिनट, ये वाला जो पोर्शन है, ये लद्दाख है, और यहीं पे आपको देखिए ये दिख रहा है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान सिर्फ और सिर्फ किससे सीमा साझा कर रहा है, लद्दाख से, ठीक। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान किससे सीमा साझा करता है, देखिए पाकिस्तान में कौन कौन आ जाएगा, लद्दाख भी आ जाएगा क्योंकि ये वाली बॉर्डर देखिए, लद्दाख भी आ जाएगा, इधर से जम्मू कश्मीर आ जाएगा, इधर से ये पंजाब आ जाएगा, ठीक। ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश नहीं करता है, पंजाब आ जाएगा, फिर इधर से राजस्थान आ जाएगा और इधर से ये गुजरात आ जाएगा, ठीक। तो 1 2 3 4 5 ये हो गए पाकिस्तान के। अब हम लोग अगर बात करें किसकी, नेपाल की बात कर लें, तो पहले चाइना की बात कर लेते हैं। तो देखिए, चाइना किससे किससे करता है सीमा साझा, चाइना सीमा साझा करता है, इधर देखिए लद्दाख से, इधर हिमाचल प्रदेश से, इधर उत्तराखंड से, इधर सिक्किम से और इधर अरुणाचल प्रदेश से, ठीक। ये आप मैप में देख सकते हैं, ठीक। अब नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल किससे किससे सीमा साझा करता है, क्लियरली मैप में देख सकते हैं आप, उत्तराखंड से, फिर उत्तर प्रदेश से, फिर इधर बिहार से, ठीक, और इधर सिक्किम से,
ठीक, और इधर शायद थोड़ा सा पश्चिम बंगाल भी है, पश्चिम बंगाल से। ठीक, तो इन सब से कौन सीमा साझा कर रहा है? नेपाल सीमा साझा करता है। ठीक, फिर म्यांमार की अगर बात करें, म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार में देखिए कौन कौन है। सबसे लंबी सीमा देखिए किसके साथ लग रही है? अरुणाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा। ठीक है, फिर एक लास्ट बचा है बांग्लादेश। बांग्लादेश में अगर देखेंगे तो बांग्लादेश देखिए किससे किससे सीमा साझा कर रहा है? इधर पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, और ये नहीं, मणिपुर तो इधर है। ठीक, तो इन लोगों से कौन सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। तो मैप में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा और उसमें भी देखते रहिएगा, इसको भी देख लीजिएगा, मैप को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए, भारत की अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है, अभी हम लोगों ने मैप में देखा, सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। ठीक, सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी हमने देखा ना, अफ़गानिस्तान का छोटा सा पार्ट लग रहा है लद्दाख के साथ। ठीक, फिर जो सिक्किम प्रदेश है उसकी सीमाएं किससे किससे मिलती हैं? 3 देशों से। एक तो नेपाल से भी मिलती हैं, अच्छा भूटान वाला छूट गया, भूटान भी देख लीजिएगा मैप में, भूटान से भी मिलती हैं और चाइना से भी मिलती हैं। ठीक है, भूटान थोड़ा सा देख लेते हैं। भूटान, ये है भूटान। भूटान की सीमा देखिए अरुणाचल प्रदेश से लग रही है। ठीक है, इधर असम से लग रही है और इधर सिक्किम से लग रही है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट? भारत का अगर हम लोग निकटतम पहला देखिए समुद्री देश की बात करेंगे तो 3-4 समुद्री देश हैं, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मालदीव्स हो गया। ठीक, लेकिन पहला जो सबसे निकटतम समुद्री देश है वो श्रीलंका है, उसके बाद दूसरा इंडोनेशिया है। अब देखिए, अब एग्ज़ाम का पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब आप लोग सिर्फ पहला पहला मत पढ़ के जाया करिए, दूसरा भी पढ़ लिया करिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ऐसे दे दे कि भारत का पहला निकटतम समुद्री देश श्रीलंका है, दूसरा कौन है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक, क्योंकि इनके बीच में आप बताइएगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा है। ठीक है, और भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है, खैर अभी उसको हम लोग कर लेंगे आगे। और अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है। ठीक, तो अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ दें तो अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ भारत की जो सीमा है वो प्राकृतिक सीमा है। ठीक, नेचुरल बाउंड्री है। ठीक, बनाया नहीं गया है, जबकि इनके बीच में बनाया गया है बाउंड्री। ठीक, क्योंकि ये दोनों पहले क्या थे? भारत का भाग थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो इनके बीच में बाउंड्री बनाई गई है, लेकिन इन सब के साथ बाउंड्री उसकी नेचुरल है। ठीक, अब देखिए लद्दाख की अगर सीमा की बात करें तो लद्दाख की भी सीमा तीन देशों से लगती है। अभी देखा हमने, चाइना से लगती है, अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान से। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है? अब जल संधि, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। जल संधि में क्या है? पाक जल संधि कहाँ कहाँ पे स्थित है? अगर आप लोग मैप में देखेंगे तो जो पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी किधर है? श्रीलंका के पास, उसको बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है और तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है। अगर हम लोग मैप में दिख जाए इसमें शायद, हाँ ये देखिए ये है। ठीक है, तो पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है, इधर है कहीं पे ये। ठीक है, ये पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक, और तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल संधि। ठीक, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्या है? डंकन दर्रा। अब इसके लिए आपको मैप लेके बैठना पड़ेगा क्योंकि इसमें शायद नहीं है, हाँ इसमें नहीं है। ठीक, मैप लेके अगर बैठेंगे तो दिख जाएगा। तो डंकन दर्रा क्या है? डंकन दर्रा क्या करता है? दक्षिणी अभी ये सब आपको जब आपको द्वीप पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो उसमें ये सब बताया जाएगा। तो इसके लिए या तो अभी याद कर लीजिए आप, या तो अभी इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, बस इतना देख लीजिए कि जो डंकन दर्रा है वो दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से। ये सब आपको मैप में दिखाया जाएगा जब द्वीप पढ़ाया जाएगा। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। और जो कोको जल संधि है वो कोको द्वीप समूह, इसको भी ध्यान रखिएगा। कोको द्वीप समूह किसका भाग है? म्यांमार का। तो कोको जल संधि कोको द्वीप समूह और उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है। इसको अभी भूल जाइए, ये नोट्स में है मेरे, मैंने ऐड ऑन कर लिया था, लेकिन ये अभी आपके काम का नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलिए। अब देखिए प्रादेशिक जल सीमा क्या होती है? प्रादेशिक जल सीमा मतलब कि
तट रेखा से, जैसे भारत का ये तट रेखा है, तो तट रेखा से जब 12 समुद्री मील तक जाएंगे, मान लीजिए 12 समुद्री मील तक जाएंगे, तो इस क्षेत्र का उपयोग करने पर भारत का पूरा अधिकार है। मतलब अपने तट रेखा से 12 समुद्री मील तक का उपयोग भारत पूरी तरीके से कर सकता है। ठीक है, उसको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो उस पर उसका पूरा अधिकार है। ठीक, इसको कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल सी। फिर दूसरा है संलग्न क्षेत्र मंडल। ठीक है, संलग्न क्षेत्र मंडल क्या है? ये 24 समुद्री मील तक। इसमें क्या है कि सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है भारत। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उसको कुछ अधिकार हैं, राजकोषीय अधिकार हैं, टैक्सेस वगैरह के अधिकार हैं उसको, और अप्रवासी कानून, इन सब को लागू करने का अधिकार भारत को दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, ठीक, तो 24 समुद्री मील तक भारत क्या कर सकता है? टैक्स वगैरह ले सकता है। ठीक है, सीमा शुल्क ले सकता है, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कोई नियम बना सकता है। ठीक, अप्रवासी कानून से संबंधित कोई नियम या कानून को लागू करा सकता है। तो ये संलग्न क्षेत्र मंडल है 24 समुद्री मील तक। फिर तीसरा होता है अनन्य क्षेत्राधिकार, ये होता है 200 समुद्री मील तक। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान होता है, नए द्वीपों का निर्माण, सागरीय जल शक्ति, इन सब का अधिकार कहाँ तक दिया गया है? 200 समुद्री मील तक। ठीक, फिर हाई सी है। हाई सी का मतलब है, हाई सी वो सीमा होती है जहाँ पे सभी राष्ट्रों को समान अधिकार दिया जाता है। ठीक, और इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 1 समुद्री मील किसके बराबर है। ठीक, अब देखिए आधार रेखा क्या है? जैसे हमने देखा होगा कि जो भारत का तट है, ठीक है, तो नदियों ने बहुत क्या कर दिया, उसको काट वाट दिया है। तो जो टेढ़े मेढ़े तट हैं उनको मिलाने वाली एक सीधी रेखा है, उसी सीधी रेखा को जो काल्पनिक है, ठीक, कल्पित सीधी रेखा को ही बेस लाइन कहते हैं। ठीक, और आंतरिक जल क्या है? स्थलीय भाग। ठीक, जो हमारे स्थलीय भाग है, मान लीजिए कि 1 मिनट, मान लीजिए ऐसे है। ठीक, तो ये वाला हमारा भाग हो गया स्थलीय भाग, ये स्थलीय भाग हो गया, और ये हमारा आधार भाग हो गया। तो इनके बीच में जो पानी भरा होगा, जो जल होगा, सागरीय जल होगा, उसी को कहेंगे आंतरिक जल। ठीक, ये डायग्राम दिया हुआ है कि 12 समुद्री मील तक जो है भारत यूज़ करेगा, पूरा अधिकार होगा। 24 समुद्री मील तक कानून वगैरह बना सकता है। फिर 200 समुद्री मील तक अनुसंधान वगैरह हो सकता है। फिर उसके बाद आता है हाई सी, जिसपे सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। ठीक, मतलब इस पर कोई एक राष्ट्र नहीं कह सकता कि हाँ यहाँ पे सिर्फ अनुसंधान का काम या जो भी समुद्री संसाधन है उनका उपयोग हम करेंगे, इसमें कोई एक राष्ट्र नहीं कह सकता, उसका एकाधिकार नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका, ये तो मैप है, ये तो हो गया। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा जो हम लोगों ने कल इंट्रोडक्शन वाली क्लास स्टार्ट की थी, वो ये आज आपका कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग इससे रिलेटेड जो भी घटना चक्र के क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि उससे थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आए। घटना चक्र भी सॉल्व करेंगे। फिर कोशिश करेंगे कि संडे को हम लोग क्या करें कि जो आर ओ का है, ठीक है, आर ओ के जो PYQs हैं ज्योग्राफी के, क्योंकि ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी के PYQs को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, मैप को ज़रूर रखिए अपने पास एक, अगर नहीं है मैप तो एटलस ले लीजिए, और प्लेन मैप भी रखा करिए। ठीक है, जब अभी आप लोग जब आगे नदी वगैरह पढ़ेंगे, नदी पर्वत पढ़ेंगे, ठीक है, फिर दर्रे पढ़ेंगे, पहाड़ियाँ पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको प्लेन मैप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी इंडिया का फिजिकल भी लेके रख लीजिए, फिजिकल मैप भी रख लीजिए। फिजिकल वैसे ज़्यादा रखिएगा, पॉलिटिकल 2-3 रखिए, क्योंकि पॉलिटिकल में भी अभी आपने देखा ना, पूछा जाएगा कि बांग्लादेश की सीमा किससे लगती है, या मान लीजिए आपको यूपी का एग्ज़ाम देना है तो ये भी पूछ सकता है कि यूपी की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, किस राज्य से सबसे लंबी सीमा लगती है, किस राज्य से सबसे छोटी सीमा लगती है। ठीक, इन सब चीज़ों के लिए आपके पास प्लेन मैप भी होना चाहिए और एटलस की बुक भी होनी चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।